हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल BSS। आज हम बात करेंगे अगले वीडियो के जो पिछला वीडियो था उसके ही कंटिन्यू वीडियो के पार्ट के बारे में, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था एब्जॉर्प्शन बाय रूट पार्ट 2, और हम बात करेंगे आज पार्ट 3 के बारे में। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को आपने आंसर किया है या नहीं। तो आज की वीडियो शुरू होगी लास्ट वीडियो क्वेश्चन के साथ, और साथ ही आज शुरू करते हैं लेट्स गेट शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके एब्जॉर्प्शन बाय रूट के पार्ट 3 के बारे में, और साथ ही साथ हम पहले लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन एज व्हाट इज ऑस्मोसिस। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें कि क्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ओके, अगर नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे हम उस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और समझ आ जाएगा। समझ आया? ओके, दिस इज द क्रिटिकल टाइम वेयर वी आर स्टडिंग अबाउट academics इन पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। तो आज ऑस्मोसिस का आंसर है, ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। याद रखना, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। अगर आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों दे दी गई, अगर दोनों में आपने ये मेंशन कर दिया तो मतलब दोनों क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाएंगे। हाँ, ऑस्मोसिस सही हो जाएगा लेकिन डिफ्यूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। Okay, let's move to the another question. The second question is what is turgidity। तो टर्जिडिटी के बारे में ही बताया था, लेकिन आंसर देखते हैं क्या है उसका। When a cell absorb water by endosmosis, it become fully stretched। लाइक कि आपको खाना दे दिया गया है, उसके बाद भी आपकी कोई फेवरेट चीज बनी है और आपको फिर खाने को मिल गया, तो आपका पेट, आपका जो स्टमक है वो फुल्ली स्ट्रेच्ड हो जाएगा। दैट इज अ काइंड ऑफ टर्जिड। ठीक है, उस चीज को हम टर्जिड कर सकते हैं, मतलब कह सकते हो कि वो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप कुछ और इनटेक नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? कुछ और इनटेक। ओके, और ऐसे सेल को हम टर्जिड सेल्स कहते हैं, और ये कंडीशन कहलाती है टर्जिडिटी की। समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन आपको? ठीक है, ओके ओके, मूव करते हैं हम अगले आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का पहला जो टॉपिक है, रूट प्रेशर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूट हेयर। ठीक है, तो आज देखते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या कहता है। ओके, द फर्स्ट, लगता है इसमें एक ही पॉइंट है। ओके, तो बात करते हैं रूट प्रेशर इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर की। द फोर्स दैट हेल्प्स टू कैरी, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी प्लांट को हेल्प करता है फ्लूइड को इनटेक करने में, अपटेक करने में। तो वो क्या करेगा? कैरी करेगा, है ना। द फोर्स दैट हेल्प्स टू कैरी फ्लूइड्स अप इनटू द जाइलम। जाइलम is a vascular bundle of a plant which participate in a absorption or conduction of water। जाइलम वाटर, जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर कंडक्ट करता है। ठीक है, विच आर द वाटर कंडक्टिंग वेसल्स इज नोन एज रूट प्रेशर। मतलब जो प्रेशर लग रहा है वो चार दीवालों की तरफ लगेगा। द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ वेसल्स, तभी तो वाटर जो है वो अपटेक होगा और ऊपर की तरफ राइज करेगा। ठीक है, रूट हेयर सेल्स आर, जो रूट हेयर सेल्स होते हैं वो प्रोट्रूजन होते हैं एट द टिप ऑफ प्लांट रूट। ठीक है, कैसे होते हैं? प्रोट्रूजन, इसका मतलब होता है, प्रोट्रूजन का मतलब एक तरीके का शेप फॉर्मेशन होना, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी आ जाए कि वो सेल को एब्जॉर्ब कर ले। लाइक आपने अगर ड्रॉपर देखा होगा कि ड्रॉपर किस तरीके से काम करता है और कैसा होता है, जस्ट सेम है प्रोट्रूजन भी। ओके, समझ आया? रूट हेयर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो मेन रूट नहीं करती है, वो रूट हेयर्स करते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका रूट हेयर्स क्या होते हैं। समझ आया? ठीक है, और साथ ही साथ ये रूट हेयर्स वाटर तो एब्जॉर्ब करते ही करते हैं, लेकिन
उनके पास ये भी एबिलिटी होती है कि वो प्लांट्स के लिए मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके कंडक्ट कराते हैं और पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं ताकि प्लांट्स अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, दे हैव अ ह्यूज सरफेस एरिया। जो रूट हेयर होते हैं उनके पास क्या होता है, एक ह्यूज सरफेस एरिया होता है और साथ ही साथ उसका मतलब हुआ दस मेकिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल मोर एफिशिएंट, ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल क्या हो, बहुत अच्छे से और जितना ज़रूरी है वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाएं। समझ आया? ठीक है, तो अगला हम टॉपिक देखते हैं, इसका क्या था, क्या है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। ओके, तो आज का दूसरा जो पॉइंट है और दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी इसके पहले मैंने जिस प्रेशर के बारे में बात किया था ना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आया? ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। then actually osmotic pressure means that osmotic pressure can be defined as the minimum pressure, एक minimum pressure that must be applied to a solution। क्या? एक minimum pressure that must be applied to a solution to halt the flow of solvent molecule through a semi permeable membrane। हाल्ट करता है, रोक देता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। कहाँ से? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में आता है, ठीक है, तो वो ऑस्मोसिस। अगर नहीं आया तो डिफ्यूजन। समझ में आया? अंडरस्टैंड? मगज में आया कि नहीं आया? ओके, मूव टू दी नेक्स्ट। It is a colligative property and is dependent on concentration of solute particle in the solution। अब ये solute particle in the solution के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? Just because it always going to happen when the concentration gradient is maintained or made। ठीक है, अगर सेल के अंदर concentration gradient बनता है तो ही ये ऑस्मोटिक प्रेशर या डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। और बेसिकली ऑस्मोसिस की प्रोसेस में या ऑस्मोटिक प्रेशर की प्रोसेस में हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बनना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आया? और इस चीज़ को हम बहुत ही क्लियरली समझेंगे किसके थ्रू? एक डायग्राम के थ्रू। बहुत ही सही आपने समझा, हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से पढ़ सकते हो और मेरी एक्सप्लेनेशन को फिर से सुन सकते हो और आपको समझ आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आप देख सकते हो। पूरा डायग्राम नहीं देखोगे, सबसे पहले हम आएंगे पहले वाले की तरफ। पहला हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर एक कॉनिकल फ्लास्क रखा हुआ है। वो कॉनिकल फ्लास्क नीचे से भी खुला है, नीचे से भी खुला है और वहाँ पे एक मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, एक मेम्ब्रेन है वो टाई की गई है और उसके अंदर एक सोल्यूशन भरा गया है। और जो हमारे पास बीकर है उसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है। सोल्यूशन जो सल्यूट है या सोल्यूशन है वो अंदर की तरफ है और जो सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ, मतलब जो वाटर है वो बाहर है और हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है वो कहाँ पे है? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, समझना क्या है। अकॉर्डिंग टू द टाइम अब जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि इस फ्लास्क के अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज लेसर दैन द आउटसाइड ऑफ द बीकर। मतलब कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है बाहर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मैंने क्या बताया था? ऑस्मोसिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। मतलब बाहर बीकर में कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का ज़्यादा है और अंदर कम है, इस वजह से यहाँ से वाटर मूव करेगा कहाँ? अंदर की तरफ। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर रही है और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपका जो वाटर है वो अंदर जाते जाते एक प्रेशर मेंटेन कर लेगा और दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर कुछ अंदर जाएगा, मतलब सॉल्वेंट थोड़ा अंदर जाएगा और सल्यूट थोड़ा बाहर आएगा। इस चीज़ को क्लियरली आप नीचे वाले डायग्राम से देख सकते हो। यहाँ पे आप यू शेप का देख रहे हो, यहाँ पे सोल्यूशन था और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था, उसके साथ साथ बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। There is a semi-permeable membrane which helps to maintain a
कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से क्या होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर की ही वजह से, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट इज ऑल अबाउट द सल्यूट एंड सॉल्वेंट, और ये सारी की चीज़ें पास होंगी आपके किसके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। समझ आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया फिर से देखना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मतलब कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक बार देख लें और आपको एकदम क्लियर। ओके, मूव टू दी अनदर टॉपिक दैट इज योर टोनिसिटी। वैसे आज के लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन जो आपके इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम सारे कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और लेंथी हो जाएगी, थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, इस वजह से उसको अलग रखा है ताकि और मज़ेदार वीडियो बने। ओके, लेट्स सी व्हाट इज टोनिसिटी। अगर हम टोनिसिटी की बात करें तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, relative concentration of a solution that determine the direction and extent of a diffusion is called tonicity। मतलब कि tonicity वो एक concentration है जो solution के direction को define करता है कि diffusion कहाँ से हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, that is called tonicity। और ये based होता है solution के type पे, जो कि तीन तरीके के। सबसे पहला है isotonic and the second one is hypertonic and the third one is हाइपरटोनिक। क्या? हाइपरटोनिक। ओके, ये सारी चीजें हम बात करेंगे आपके अगले स्लाइड में। तो यहाँ पर सोल्यूशन टाइप के सबसे पहले आइसोटोनिक के बारे में बात करेंगे। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या कहता है, अब आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बताएंगे और इसको डायग्राम से भी देखेंगे, जैसे कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को देखा था और ऑस्मोसिस को देखा था। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या कहता है? द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, किसका? कॉन्सेंट्रेशन, molecules and a solute on either side of a cell membrane is same। इस एक्सप्लेनेशन, ये टेक्स्ट पे ये जो लिखा हुआ है इस पे ना जाओ, बड़ी बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर सेल के बाहर दोनों तरफ क्या है, बराबर है। मतलब कि आपके पास आपके पर्स में 100 रुपए हैं और आपके हाथ में भी 100 रुपए है, मतलब क्या हुआ, पर्स में भी बराबर है और आपके हाथ में भी बराबर, दोनों तरफ क्या है, कंसंट्रेशन बराबर है। अगर आपके हाथ में ज्यादा पैसे हो तो वो पर्स में जाते, कम पैसे आपके हाथ में आते। समझ आया? ओके, तो अगला पॉइंट कहता है आइसोटोनिक सोल्यूशन का, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ना सेल से वाटर बाहर जाएगा, ना सेल से वाटर सॉरी आउटसाइड ऑफ द सेल से वाटर अंदर की तरफ आएगा। समझ आया? ओके, अगर समझ आया तो बात करते हैं अगले सोल्यूशन के, दैट इज योर हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसका सबसे पहला पॉइंट आपसे कहता है, इन दिस कंडीशन द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज अ लोअर सोल्यूट, उसके पास बाहर लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, और कंसंट्रेशन दैन द फ्लूइड इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जबकि जो सेल के बाहर है उसका कंसंट्रेशन बाहर होगा, मतलब कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हायर कहाँ है, सेल के अंदर, लोअर कहाँ है, सेल के बाहर। हायर कहाँ है, सेल के अंदर, लोअर कहाँ है, सेल के बाहर। तो मूवमेंट कहाँ होगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? द मूवमेंट इज फ्रॉम इनसाइड द सेल टू दी आउटसाइड। अगर कोई चीज का मूवमेंट बाहर से सॉरी अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्या, एंडो या एक्सो? लास्ट में बताया था मैंने, एंडोस्मोसिस। क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस। अगला पॉइंट आपका कहता है, इन द रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना, जो सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, द रिजल्ट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड मूव इनटू द इनसाइड, क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है जबकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, इस वजह से जो वाटर है वो अंदर की तरफ जाएगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। समझ आया? ओके, मूव करते हैं अगले सोल्यूशन के टाइप की तरफ। तो अगला सोल्यूशन टाइप है योर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? हाइपर। आइसो में कुछ चेंज नहीं, हाइपर में जो भी था वो बाहर से अंदर की तरफ गया, लेकिन हाइपर में एक बचा है जो अंदर से बाहर की तरफ आएगा। देखते हैं क्या कहता है, इन दिस कंडीशन
द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब कि आपके पास, आपके हाथ में जो पैसा है वो 500 की नोट है, और आपके बैग में, आपके पर्स में जो पैसा है वो 100 रुपए का नोट है। मतलब पैसा कहाँ ज़्यादा है, बाहर है या पर्स में? बाहर। तो पैसा जो ज़्यादा है वो कहाँ जाएगा, पर्स के अंदर, और जो कम है वो कहाँ आएगा, बाहर। मतलब पर्स का 100 रुपया बाहर और हाथ का 500 रुपया अंदर। तो मूवमेंट कहाँ से हुआ, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर? बाहर से अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन दिस कंडीशन द सोल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन सल्यूट। मतलब सल्यूट बाहर ज़्यादा है दैन द फ्लूइड इनसाइड द सेल, और जो सेल के अंदर है उसके अंदर सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द सेल विल मूव आउट। मतलब अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। क्यों? अंदर किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का। सल्यूट तो ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर ज़्यादा किसका हुआ, सॉल्वेंट का। मतलब सोल्यूशन दोनों तरफ है, अगर एक तरफ भी मिसबैलेंस हुआ तो मूवमेंट वहीं की तरफ होगा। बाहर मूवमेंट सॉल्वेंट का हुआ, क्यों? क्योंकि बाहर सल्यूट ज़्यादा है और सेल के अंदर सल्यूट कम है। समझ आया? हाँ, दिमाग है, मुझे पता है आप लोगों के पास दिमाग है, तो समझ में आएगा। ओके, लेट्स सी द ऑल थिंग्स इन अ डायग्राम। अब पहला देख सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट द आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें मैंने कहा था कोई चेंज नहीं। ठीक है, बाहर भी वाटर ज़्यादा है, अंदर भी वाटर ज़्यादा है, मतलब दोनों तरफ का कंडीशन क्या है, सेम। तो इस वजह से ये साइकिल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। दिस इज कॉल्ड योर आइसोटोनिक सोल्यूशन। समझ में आया? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ, जो वाटर का मूवमेंट है वो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बिकॉज द सल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज हायर देन द आउटसाइड। तब बाहर सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, अंदर सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वाटर कहाँ से मूव किया, बाहर से अंदर की तरफ। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आप देख सकते हो जो वाटर है वो मूव कर रहा है अब अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपके सल्यूट का। ठीक है, अंदर किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का। तो मूव कौन कहाँ से करेगा, सॉल्वेंट ज़्यादा से कम की तरफ। मतलब बाहर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है और अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से वाटर मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू दी आउटसाइड। और कभी कभी इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन को प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल हो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, समझ में आया ना? ओके, मूव टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर रूट प्रेशर। क्या? रूट प्रेशर के बारे में। रूट में जो प्रेशर लगता है, जो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले ही बात कर चुका हूँ। रूट प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड इन अ जाइलम ऑफ द रूट सिस्टम व्हिच अलाउज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जो मैंने पिछले ही अभी बताया था, सेम चीज़ वही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में लिखने को आ जाता है कि राइट डाउन दी अबाउट रूट प्रेशर, हाउ द रूट प्रेशर फंक्शंस इन अ प्लांट्स। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें भी क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होता है किसका, वाटर का, थ्रू प्रेशर। जहाँ पे जो प्रेशर काम करता है दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला पॉइंट कह रहा है, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू रूट हेयर कॉर्टेक्स, cells fill with water enters xylem। जो वाटर है वो जाइलम में जाएगा, बिकॉज जाइलम एक वस्कुलर बंडल है, जो वस्कुलर सिस्टम है प्लांट का, जो वाटर को कंडक्ट करता है। ठीक है, वेसल्स बाय प्रेशर, वहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज योर वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल सैप। जो जाइलम में एक डाइल्यूट वाटर मूवमेंट का एडजेसेंट, मतलब जो एक स्पेस क्रिएट करेगा, जिसके अंदर क्या होगा, स्पेस की वजह से वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा और वाटर का मूवमेंट थ्रू जाइलम बॉडी में होगा। ठीक है, तो वेसल बाय प्रेशर सेल सैप इन जाइलम बिकम डाइल्यूट, वाटर मूव्स टू दी एडजेसेंट जाइलम सेल बाय ऑस्मोसिस। मतलब जो सेल सैप है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, जबकि जो एडजेसेंट जाइलम है उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो मूव कहाँ होगा, सेल सैप से जाइलम के अंदर। ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाती है ऑस्मोसिस। ये सारी की सारी कहाँ पे होती है, कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स, रूट के कॉर्टेक्स में होती है। ओके, अगला पॉइंट है आपका, thus a pressure gradient is created along the root। प्रेशर ग्रेडियंट पूरा पूरा रूट पे क्रिएट होता है, क्योंकि रूट ही वो पार्ट है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एंटी ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के उल्टा अपोजिट काम करता है ना। दी प्रेशर ग्रेडियंट वर्क्स ऑन अपोजिट ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से यहाँ पर ये प्रेशर, रूट प्रेशर बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है,
मोनोमीटर कैन बी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट एसेंट ऑफ सैप एंड रूट प्रेशर। एक मोनोमीटर डिवाइस है दैट इज गोइंग टू बी यूज टू डिटरमाइन द प्रेशर एंड द एसेंट ऑफ सैप कि वाटर कैसे ऊपर राइज कर रहा है। ठीक है, अगला है एक एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू अनदर सरफेस, है ना, दो अलग अलग सरफेस पे एक्ट कर रहा हो, अलग सरफेस हो। ठीक है, काम क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल राइज इन अ नैरो जाइलम ट्यूब होता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। एंड व्हाट इज एक्चुअली अ कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन अगर आपने कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि देयर इज अ टेस्ट ट्यूब लाइक बहुत ही स्मॉल टेस्ट ट्यूब होती है, बहुत ही पतली सी होती है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप पानी डाल देते हो तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कभी नीचे गिरते नहीं है। ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, उस कैपिलरी में स्टेक कर जाते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट नीचे नहीं गिरते। ठीक, दैट इज द कैपिलरी एक्शन। दस इज ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। वो चिपके क्यों है? क्योंकि वहां पे क्या काम कर रहा है, एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, बॉल ऑफ जाइलम। जाइलम में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा हो रहा है, एडहेसिव फोर्स। मैंने कहा एडहेसिव फोर्स दो अलग अलग सरफेस पे काम करते हैं। ओके, मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो बात करते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। और अगले की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी तो लगे कि पढ़ रहे हो आप। ओके, तो आज की वीडियो इतनी ही थी और इससे ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता था मैं, इस वजह से सारे एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा सा अलग रखा हुआ है ताकि उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ना हो। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और रोज़ पढ़ते भी होंगे और आईपीएल का मज़े भी उठाते होंगे। तो आज के वीडियो का क्वेश्चन है, आज के वीडियो का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छे से और डायग्राम को मैंने दिखा के एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आएगा और उसके साथ ही साथ आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या ऑस्मोटिक प्रेशर? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कॉमन से हैं और थोड़े से स्पेसिफिक भी थे, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया ताकि आपको समझ में भी आ जाए और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी होती रहे और साथ ही साथ मेरे चैनल पे आप ट्यून भी रहे। और हाँ, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड नाइट और हाँ, साथ ही साथ थैंक फॉर वॉचिंग।